नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम खबरों पर। शुरुआत सबसे पहले देश में जानलेवा कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। साथ ही कोरोना के सबसे नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,71,202 नए मामले सामने आए हैं और 314 लोगों की मौत हो गई है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7,743 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि देश में आज कल से 2,359 ज्यादा मामले सामने आए हैं। कल कोरोना वायरस के 2,68,833 मामले आए थे। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 15,50,337 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,86,067 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 1,38,331 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3,50,85,721 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डिजिटल माध्यमों से चुनाव प्रचार पर जोर दिया है। चुनाव आयोग ने शनिवार को प्रत्यक्ष रैलियों और रोड शो पर रोक 1 सप्ताह यानी 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को अधिकतम 300 व्यक्तियों या 50% हॉल की क्षमता के साथ इंडोर बैठकों को आयोजित करने की अनुमति दी है। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है कि 22 जनवरी को स्थिति की समीक्षा के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि तब तक तमाम राजनीतिक दल डिजिटल प्रचार करें, डिजिटल माध्यमों के साथ जनता से जुड़ने की कोशिश करें। साथ ही चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को फिर से आगाह किया है कि वो कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। चुनाव आयोग ने राज्य के जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं की गतिविधि पर पैनी निगाह रखी जाए। वहीं ऑब्जर्वर से कहा गया है कि वो मुस्तैद रहे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को हिदायत दी है कि कोविड प्रोटोकॉल का इन सभाओं के दौरान कड़ाई से पालन करना होगा और आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि 8 जनवरी 2022 को जो चुनाव संबंधी व्यापक 16 सूत्रीय गाइडलाइंस जारी की गई थी, वो भी पहले की तरह लागू रहेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच होने वाले हैं। सभी राज्यों के चुनावों की मतगणना 10 मार्च को होगी। तो लगातार जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पहले सप्ताह जब तमाम तारीखों का ऐलान किया था, तब 16 तारीख तक के लिए तमाम पाबंदी लगा रखी थी। 15 जनवरी तक किसी भी तरीके की राजनीतिक रैलियों को करने पर रोक थी। लेकिन अब एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने इस जो तारीख है उसको 22 कर दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व संयुक्त निदेशक भारतीय निर्वाचन आयोग के मोहम्मद अमीन जी। अमीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और सर, सवाल मेरा आपसे, किस तरीके से आप देख रहे हैं चुनाव आयोग के इस फैसले को? एक तरफ संक्रमण के बढ़ते मामले हैं, दूसरी तरफ 5 राज्यों में चुनाव करवाने हैं और चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दलों की ये कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचे। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से चुनाव आयोग एक सख्ती बरते हुए है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, देखना क्या है एक्चुअली, क्या चुनाव आयोग की मजबूरी है कि देश में या प्रदेश में जब समय होता है तो समय रहते चुनाव करना अनिवार्य बन जाता है। जो संविधान की धारा है 324, उसके तहत हमें लोगों के राइट्स को दिखाना है और जनता के राइट्स को सेव करते हुए संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करना है। अब इस वक्त क्या है, एक महामारी है, इस महामारी का कोई अंत नहीं है, न ही कोई इसका कोई डॉक्टर या कोई भी
देश का नागरिक या विदेशों के साइंटिस्ट नहीं कह सकते कि कब तक खत्म हो जाएगी। इसके चलते अभी चुनाव आयोग ने प्रदेशों का दौरा किया, आगामी जो 5 स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं उसके लिए जब भी जो दौरा किया उसमें यही रिपोर्ट्स आई कि हर वर्ग के और हर दल के लोगों ने यही कहा कि चुनाव होना चाहिए समय रहते हुए। कोई बात नहीं है, चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है, लेकिन उससे पहले उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखा, उनका विवेचना की और उनके डाटा मंगाए स्टेटों के क्या स्थिति है, और स्थिति देखते हुए उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। अब क्या है कि हमें सिर्फ जो सहयोग की अपेक्षा की है रहे हैं सारे दल, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं पर कुछ उटंडरा की है लोगों ने, उसके लिए हमारे चुनाव अधिकारी सक्षम हैं। जी सर, मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये भारत के इतिहास का पहला चुनाव हो सकता है इन 5 राज्यों का चुनाव जहां पर राजनीतिक दल जो है वो रैलियां न कर पाए? क्योंकि अभी 22 तक के लिए पाबंदियां लगी हैं, अगर इसके बाद भी संक्रमण के मामले नियंत्रित नहीं होते तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद पहले चरण के चुनाव जो है वो बिना किसी बड़े राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार के ही करवाए जाए। तो क्या इस तरफ भी आपको ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने पहले ही कहा है कि 0 टॉलरेंस, और पिछले बार के उच्चतम न्यायालय के जो आदेशों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा था कि इनके खिलाफ मर्डर केस और FIR दर्ज होना चाहिए, पिछले बार ध्यान में रखते हुए उसको देखना ही चाहिए। और विरोधी दलों ने भी इस तरह की बातें की थी, चुनाव रोक देना चाहिए, लेकिन सर कैसे संभव हो सकता है? और हालात को देखते हुए और चीज का कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है, जिसमें सभी की रैलियां बंद कर दी गई, सभी नुक्कड़ रैलियां बंद कर दी गई, इस तरह के कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट पर्सन बंद कर दिया गया। 5 लोग हैं अपने घरों में और जाके अपना प्रचार प्रसार करें। और जहाँ तक डिजिटल माध्यम है, आज इतने साइंस ने तरक्की कर ली है कि उसके माध्यमों से ये अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं बहानेबाजी। लेकिन देखिए, सवाल इस बात का है जिसने 5 साल काम किया होगा या जो जनता के बीच रहा होगा उसको जनता चुनेगी। हम चुनाव आयोग किसी भी हालत में जनता से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आपने देखा कितने अच्छे प्रावधान किए गए हैं पोलिंग स्टेशनों पे, और हमारा एक मेडिकल कोऑर्डिनेटर भी लगाया गया है। अब की बार हर एक जो कोऑर्डिनेटर होते हैं तो मेडिकल भी कोऑर्डिनेटर लगाया गया है, और डीओस को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसरों को, चीफ सेक्रेटरीज को, ऑब्जर्वर्स को क्लियर करें। जी सर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से इस वक्त चुनाव आयोग लगातार सख्ती बरते हुए अपनाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा है कि वर्चुअल रैली में जो है वो एक तरीके से चुनौतियां हैं, और इसके बारे में बीजेपी का जो अपर हैंड है वो ज्यादा नजर आता है, और अलग राजनीतिक दलों के पास उस तरीके के संसाधन सुविधाएं नहीं है। एक तरफ चुनाव आयोग जहां बैलेंस एंड इक्वल इलेक्शंस की भी बात करता है, वहीं दूसरी तरफ ये भी एक चुनौती है, और वर्चुअल रैली के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है इस वक्त तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को। तो ऐसे में आप इसे किस तरीके से देखते हैं? भाई, यही राजनीतिक दल है जिन्होंने प्रेशराइज किया कि इलेक्शन कमीशन को चुनाव होने चाहिए। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन चुनाव कर रहा है तो उनको परेशानियां नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक सवाल संसाधनों का, जनता का संसाधन सोचे फिर अपना सोचे, नहीं जनता का सोचते सिर्फ अपना सोचते हैं। अब जनता क्या करेगी? जनता इसका जवाब देगी आने वाले इलेक्शंस में और इनको बताएगी। जहाँ तक सवाल है, मैं आप बताऊं, जो इलेक्शन कमीशन ने किया है कि हर पोलिंग बूथ पे पेपर किट भी मौजूद है हमारी, और उनके टेम्परेचर लिए जाएंगे और उनको अलग बिठाया भी जाएगा, लास्ट में उनसे वोट भी कराया जाएगा। अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी आ जाता है और खुद भी सेव किया जाए पीपी किट से, और उनको भी सेव किया जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, समय की मेरे पास कमी है, क्या उम्मीद की जाए इस बार चुनाव आयोग से? क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपने खुद बताया किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कोलकाता हाई कोर्ट हो, उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर क्या कुछ टिप्पणियां की, क्या इस बार कहीं किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से अगर प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन होता है तो क्या, चूंकि आप चुनाव आयोग में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं, क्या आपको उम्मीद है कि वर्तमान चुनाव आयुक्त जो है, वर्तमान जो चुनाव आयोग की टीम है वो कार्रवाई करेगी सभी राजनीतिक दलों पर, केवल एक पर नहीं? ये इतिहास याद करेगा। आपको याद होना चाहिए इलेक्शन कमीशन कभी भी किसी दुर्भावना से काम नहीं करता है। जी। लेकिन किसी भी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ तो कोई भी पार्टी हो उसको इलेक्शन कमीशन नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा 0 टॉलरेंस पे होगा, और सबसे पहले अपने जनता की हमें देखनी है सेफ्टी सिक्योरिटी, उसके साथ निष्पक्ष चुनाव होगा, ये हम गारंटी करते हैं। और सख्ती बिल्कुल होगी, चाहे कोई भी पार्टी हो। जो नियम कायदे लागू हैं हर एक पे होंगे, अगर एक पे होते हैं तो दूसरे भी होंगे, और हमारे ऑफिसर्स मौजूद हैं, हर तरीके के ऑफिसर बनाए।
ठीक है, कंप्लेंट करें कि जैसे कोई बात है, उनको सहयोग मिलेगा और पूरा न्याय मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत कमीशन इंश्योर करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन साहब आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम महत्वपूर्ण बातें जो है वो जनता के समक्ष रखने के लिए कि किस तरीके से चुनाव आयोग पूरी तैयारियों के साथ मुस्तैद है और जनता के किसी भी प्राथमिकताओं की सूची को वो कम नहीं करना चाहता और जनता का स्वास्थ्य उसके लिए सर्वोपरि है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब रुख अगली खबर का कर लेते हैं। एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगा दी है। राजनीतिक पार्टियां केवल वर्चुअल रैली ही कर सकते हैं। वहीं समाजवादी मुख्यालय में वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान हजारों की भीड़ पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमें तो ये जानकारी थी वर्चुअल रैली। अच्छा, वर्चुअल रैली की डेफिनेशन हमें नहीं पता थी, तो हमें ये लगा कि कुछ लोग सामने रहेंगे और वर्चुअली सबको भेजा जाएगी, कैमरे से सबको दिखाएंगे। तो जो लोग आ गए वो आ गए, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि लीडर्स के सामने जब तक माइक ना हो और कुछ लोग ना हो तो बात निकलती नहीं है। तो इसलिए वो वर्चुअल रैली हमें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अहम फैसला किया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 15 से 18 वर्ष की आयु के जिन बच्चों को कोविड का टीका नहीं लगाया गया है उन्हें स्कूलों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्री ने राज्य में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान निर्देश जारी किया है। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने 15 से 18 वर्षों के बच्चों को अभिभावकों से अपने बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण कराने को लेकर जागरूक करने का निर्णय लिया है। बीते कुछ सप्ताह से कोरोना वायरस के मामलों में भारी उछाल को देखते हुए राज्य में स्कूल फिलहाल बंद हैं। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि जब स्कूल खुलेंगे तो जिन बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश भर में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को अलवर मामले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अलवर जिले में मानसिक रूप से एक कमजोर किशोरी के बदहाल और घायल अवस्था में मिलने के विषय की पीड़िता के परिजनों की इच्छा के मुताबिक शहर के बाहर के एक पुलिस अधिकारी, अपराध शाखा, एसओजी या फिर सीबीआई जैसी किसी भी एजेंसी से जांच कराने के लिए तैयार है। सीएम गहलोत ने इस मामले को लेकर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा है कि बलात्कार की बात से परिवार वालों पर क्या बीतती है इसकी चिंता किए बगैर अलवर प्रकरण में भाजपा द्वारा राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए घिनौना प्रचार किया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी किशोरी को रेप पीड़िता बता रहा है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट हो गई कि उसके साथ बलात्कार या यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है। आपको बता दें कि शनिवार को सीएम गहलोत ने ट्वीट किया कि राज्य की पुलिस मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत साफ है कि इस मामले में स्वतंत्र जांच हो और इस घटना की वास्तविकता सामने आए। आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर में एक मूक बधिर नाबालिगा के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। हरिद्वार हेट स्पीच मामले में धर्मगुरु यति नरसिंहानंद गिरी को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उसको नगर कोतवाली हरिद्वार थाने ले जाया गया। हरिद्वार हेट स्पीच मामले में दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। यति नरसिंहानंद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित डासना मंदिर का पुजारी है। वो अपने बयानों को लेकर पहले भी विवादों में रहा है। यति नरसिंहानंद ने हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया था। 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में आयोजित हुए इस धर्म संसद में एक समुदाय विशेष को लेकर नफरत फैलाने वाले बयान दिए गए थे। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी की गिरफ्तारी के बाद यति नरसिंहानंद ने पुलिस अफसरों को धमकी भी दी थी। आपको बता दें कि धर्म संसद में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के मामले में कार्रवाई करने के लिए उत्तराखंड सरकार पर दबाव पड़ रहा था। इस पूरे मामले में बीजेपी सरकार की आलोचना भी हो रही थी। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर राज्य सरकार के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमलावर रहा था।
साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में 1-2 से हार के बाद विराट कोहली ने बड़ा फैसला लिया है। शनिवार शाम को विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी है। विराट कोहली ने ट्विटर पर एक संदेश जारी कर इसका ऐलान किया। विराट कोहली ने अपने संदेश में लिखा कि पिछले 7 साल से लगातार कड़ी मेहनत और हर रोज टीम को सही दिशा में पहुंचाने की कोशिश रही। मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हर सफर का एक अंत होता है। मेरे लिए टेस्ट की कप्तानी को खत्म करने का यही सही वक्त है। विराट कोहली के इस फैसले का बीसीसीआई ने स्वागत किया है। विराट के ट्वीट के कुछ देर बाद ही बीसीसीआई का ट्वीट आया, जिसमें बोर्ड की ओर से विराट को बतौर टेस्ट कप्तान उनके सफर के लिए बधाई दी गई। बीसीसीआई ने विराट कोहली के बतौर भारतीय टेस्ट कप्तान 40 मैचों में जीत के रिकॉर्ड पर भी बधाई दी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में रात या सुबह के घंटों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं अगले 4 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में और 18 से 20 जनवरी के दौरान उड़ीसा और झारखंड में घना कोहरा छाया रहेगा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी इतनी कम है कि सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ कई ट्रेनें प्रभावित हैं। कई ट्रेनें भी कोहरे के कारण अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 3 दिनों से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अमेरिका के टेक्सास में एक बंदूकधारी ने यहूदियों के एक प्रार्थना स्थल में घुसकर 4 लोगों को बंधक बना लिया है, जिन्हें अब छुड़ा लिया गया है। बंधक बनाए गए सभी 4 लोग अब सुरक्षित हैं और उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। बंधक बनाने वाले बंदूकधारी ने अपनी पहचान मोहम्मद सिद्दीकी के रूप में बताई है। पुलिस ने बताया कि पहले एक बंधक को छोड़ा और बाद में सभी को सकुशल छुड़ा लिया गया। बंधक बनाने वाले शख्स ने पाकिस्तानी वैज्ञानिक और आतंकी आफिया सिद्दीकी की रिहाई की मांग की थी। आफिया पर अफगान कस्टडी में रहकर अमेरिकी सैन्य अफसरों की हत्या की कोशिश करने का आरोप है। आफिया अभी टेक्सास के फेडरल जेल में बंद है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और बिल्डिंग में मौजूद बंदूकधारी के बीच बातचीत हुई। पुलिस ने बताया कि बंधक बनाए जाने के बाद इलाके को खाली कराया गया। साथ ही लोगों से कहा गया कि इस रास्ते को नजरअंदाज करें। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने ट्वीट करके बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को घटनाक्रम की जानकारी दे दी गई थी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।